हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 104 स्टार्ट करने लगी हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज पार्टी का दिन था। मिरोसा के मना करने के बावजूद आदि ने सबको इनवाइट कर लिया था। आज वो उसे न जाने कौन सा सरप्राइज देना चाहता था। वह जंजला का सोचती हुई उसके अलावा पीच और मेरून सूट में तैयार हुई थी। सोफे पर बैठी हुई थी, बालों को स्टाइल से एक तरफ सेट किया हुआ था और हाथों में बड़ा कर सूट की मैचिंग की चूड़ियां उसने आदि के हजारों मिनटों के बाद पहनी थी। ये डेढ़ चूड़ियां काली आदि ने उसे अपनी पसंद से दिलवाए थे। आदि की ही पसंद का डायमंड सेट पहने वो नक्शे से तैयार इस वक्त बेहद खूबसूरत किसी मोमी गुड़िया जैसी लग रही थी। आयस को आयशा लोगों ने संभाल रखा था। अपने बच्चों के साथ साथ आयस को भी इन्हीं लोगों ने तैयार किया था। सुबह से आयस मिरोसा के पास बस मेहमानों की तरह आया था और फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने भाग गया था। आयस भी बाहर लॉन में सबके साथ ही न जाने क्या कर रहा था। आरफा और ग्रैनी लॉन की पिछली साइड पर थी। आदि ने उधर बारबेक्यू का इंतजाम करवाया था। मेहमानों में अभी तक कोई भी नहीं आया था। सब लोग ही बाहर थे और पता नहीं क्या करते। बस मिरोसा अंदर अकेली बुढ़ता से बोल रहे थे। उसे एक बार भी फिर से अपनी मजदूरी पर जी भर का गुस्सा आया था कि वो अपनी मर्जी से कहीं आज जा भी नहीं सकती। अभी उसे खिसकते हुए धोबे के पास पड़ी अपनी व्हीलचेयर की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी उसकी नजर बाहर दरवाजे से अंदर आती महविश अफंदी पर पड़ी और वो जहां की तहां बैठी रह गई थी। आहर वो घड़ी आ ही गई थी जिसे मिरोसा खौफजदा थी। आज 2 साल बाद महविश अफंदी एक बार फिर से उसके सामने थी। उसने सोच जतनते हुए अपनी आंखें उसे सोचते हुए अपनी आंखें एक बार लम्हे को बंद करके खोली थी, जबकि दूर से मैप्स ने भी मिरोसा को देख लिया था और पैरों के नीचे से जमीन खिसकना किसको कहते हैं ये इस लम्हे मैविश अफंदी को अच्छी तरह महसूस हुआ था। वो फटी फटी नजरों से लॉन्च के सोफे पर बैठी मिरोसा को देख रहा था, जो उनके बेटे के घर में बहुत ही इस्तहाक से सजी हुई बैठी थी। वो इसे हैरत व बेचैनी से देखती हुई सचतर रह गए थे। मिरोसा के दिल की कैफियत इस वक्त 2 साल पहले जैसी हो रही थी। तभी वो उन्हें सहमी हुई नजरों से देखने लगी थी और ये चीज मैविश भी अच्छी तरह महसूस कर गई थी। इसलिए अपनी हैरत से बाहर आती वो तीर की तेजी से मिरोसा तक पहुंची थी और चपड़ कर उसकी कलाई तक पहुंच रही थी। तुम यहाँ कैसे? यू ब्लडी चीप गर्ल! हिम्मत कैसी तुम्हारे मेरे बेटे के घर में आने की? निकलो फौरन यहाँ से, निकलो और जाओ इसी कोठे पर जहाँ से तुम उठकर आई हो। निकलो, मेरी शक्ल क्या देख रही हो? वरना इस बार ऐसा हशर करूंगी कि गिन खाओगी अपने इस वजूद से। इस बार मुल्क में नहीं बल्कि मुल्क से बाहर बेचूंगी तुम्हें, समझी? अब उठो और निकलो। उन्होंने चीर की तरह मिरोसा पर हमला किया था। तभी झटके से किसी ने उनके हाथ से मिरोसा का हाथ छुड़ाया था। मेरी बीवी का हाथ छोड़े मम्मी, वरना मजबूरन मुझे आपको दिक्के मारकर इस घर से निकलवाना पड़ेगा और यकीनन यह आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। आदि की ठहरी संजीदा वापा मिरोसा झटके से मुड़ दी और आदि के साथ ही खड़े शारिया अफंदी, उनके साथ ही जरोश, बिगड़ी जहमी सूरत वाले रसवान और सूजे चेहरे वाली अनिका के अलावा जाविया शाह की फैमिली, फरमान शाह की फैमिली और रेहान शाह की फैमिली समेत पूरे खानदान को देखकर महविश अफंदी के सर पर पहाड़ आसमान टूट पड़ा था। क्या हुआ? शौक लगा आपको? अभी से हिम्मत मत ना हारे, अभी तो हिसाब किताब का वक्त आने वाला है। ये आजादी दावत मैंने इसलिए तो रखी कि मैं डैड के साथ बाकी सबको भी आपका वो असल चेहरा दिखा सकूं जिसे अब 2 सालों से सबसे छुपाए घूम रही है। आदि अपने सामने खड़ी माँ की फटी फटी आंखों में देखता हुआ बोला, आदि बात तो आप सबने सुन ली है ना, और डैड आपने भी। बाकी पूरी बात मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस तरह मेरी माँ ने मेरी बीवी और आपकी बहू को अपने भांजे के जरिए एक कोठी पर बेच दिया। बस कुछ मेहमानों का इंतजार है। आदि ने कहते हुए अपना फोन निकाला था और एक नंबर डायल करने लगा था। हाँ, कहाँ हो? ओके, उन्हें लेकर आ जाओ, वेटिंग। आदि ने फोन रख दिया था और मैविश अभी शॉर्ट की हालत में खड़ी उसको देख रहे थे, जबकि शारिया अफंदी भी मैविश की फटी बड़ी आंखों से देख रहे थे, मगर उनकी आंखों में बेचैनी, दुख, हैरत और सदमे के सिवा अभी भी एक तासर मौजूद था और वो था अपने एतमाद के टूटने का दुख, अपनी मोहब्बत के हाथ जाने का दुख, अपनी ही बीवी के हाथों पीठ में छुरा घोंपने का दुख। वो आज बीवी का ये रूप देखकर अंदर से बिल्कुल डैश से गए थे। यही हाल बाकी सबका ही था। जाविया शाह ने तो बेसाता अपने पास खड़े हाशिम के कंधे पर सहारा लिया था और रिहान शाह भी हैरत से साकत व जामत करते। बस फरमा साहब जो मैविश की हसलियत को समझते थे, वो जानते थे कि मैविश अपनी अना की सरबुलंदी के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। इसीलिए वो खामोशी से सीने पर हाथ बांधे खड़े स्पॉट नजर से मैविश को देख रहे थे, लेकिन उनके साथ खड़ी सैनम बाकायदा हैरत व सदमे और दुख से लजर रहे थे। हालिब फाहिम रकीमी बिन बुलाए हुए खुद ही चले आए थे और अब एक तरफ सोफे पर बाहर झुकाए बैठे थे। बाहर किसी गाड़ी का हॉर्न बजा था और कुछ ही देर में उस्मान के साथ ज़ैद मुराद, सुहेब मुराद, हाला, सनान और लाइबा अंदर चले आए थे। आदीन लोगों के हैर मुकदम के लिए आगे बढ़ा था और उन्हें साथ लिए मिरोसा के पास चला था। पूरी मुराद फैमिली मिरोसा को 2 साल बाद देखकर खुशी से पागल हो उठे थे। वो सब खुशी से बरसती आंखों के साथ ही फर्दन फर्दन मिरोसा से मिलने लगे थे, जो खुद भी बुरी तरह से रोते हुए हाला, जैद, सुहेब
اور سنان کے گلے لگ گئے تھے۔ ڈیڈ، یہ دیکھ نہیں ہے آپ میری بیوی کو 2 سال بعد انہیں اپنے ماں باپ کو دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ 2 سال بعد وہ اپنے بھائی، باپ، چچا اور چچی سے مل رہی ہیں، کیونکہ 2 سال پہلے ان سے یہ حق چھین لیا گیا تھا اور انہیں مجبور کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ، شوہر اور اپنی سسرال سے الگ ہو کر کسی کی چاکری کرتے ہوئے گمنامی کی زندگی گزاریں۔ جانتی ہیں کیوں؟ کیونکہ انہیں آپ کے بیٹے نے چاہنے کی غلطی کر لی تھی۔ اپنی ماں کی بانجی کو چھوڑ کر شادی کرنے کا گناہ کیا تھا میں نے اس لڑکی سے، اور اس کی سزا میری ماں نے مجھے یعنی اپنے بیٹے کو نہیں دی، اس کی سزا انہوں نے میری اینجل کو دی، میری بیوی کو دی۔ آج میں آپ کو اپنی ماں مسز میوش افندی کا وہ روپ دکھانے جا رہا ہوں جس کو دیکھ کر میرا سر شرم سے جھک گیا تھا، اور یقیناً آج آپ بھی سارا ساتھ جان کر میری بیوی اور اس کے ماں باپ کے سامنے بری طرح سے شرمسار ہو جائیں گے۔ مسز میوش افندی نے جو شیطانی کھیل اپنی بہن اور ان کے بچوں کے ساتھ مل کر کھیلا تھا، آج اسے پردہ اٹھانے کا وقت آ گیا ہے۔ آدی کی آواز پورے لانچ میں گونج رہے تھے۔ 2 سال پہلے میری اینجل کسی کے ساتھ باقی نہیں تھی، بلکہ انہیں ممی نے کڈنیپ کروایا تھا، اور وہ بھی اس لیے کہ اینجل کی وجہ سے ان کے بانجے کی پٹائی ہوئی تھی اور آپ نے انہیں اپنے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی تھی۔ اسی بات کا بدلہ انہوں نے میری اینجل سے لیا تھا۔ اینجل کو نہ صرف انہوں نے کڈنیپ کروایا بلکہ اپنے اس کمینے بانجے کے عیاش دوستوں کے ذریعے ایک کوٹھے پر بیچ دیا تھا، وہ بھی اس غلطی کے لیے کہ وہ ان کی قید سے نکل بھاگے تھے، اور اتنا ظلم توڑنے کے بعد بھی ممی کو سکون نہیں ملا تھا۔ انہوں نے میری اینجل کو معذور کر دیا۔ میں نے جس طرح رضوان کی ٹانگ توڑی تھی، اسی طرح انہوں نے میری اینجل کو اپنے بانجے کے گھنٹوں سے مار کھلوائی اور اس کی ٹانگ توڑ کر انہیں ایک ویل چیئر تک محدود کر دیا۔ آدی کے آواز شدت جذبات سے پھٹ گئی تھی، جبکہ شاہجہاں صاحب اس کی باتیں سن کر جیسے پتھر کے بت بنے تبدیل ہو گئے تھے۔ جانتی ہیں آپ ڈیڈ، یہ اینجل کو آنٹی کے یہاں ان کی نوکرانی بنا کر امریکہ بھیج رہے تھے، مگر اینجل جب ان کی قید سے نکل بھاگی تو انہوں نے اپنے اس شیطان پانجے کے آدمیوں سے میری اینجل کو بٹوایا، صرف اس جرم میں کہ وہ ان کو دھوکہ دے کر بھاگ نکلے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی ٹانگوں پر مارو، اتنا کہ دوبارہ کہیں بھاگ نہ سکے، مگر اس طرح کہ ٹانگ ٹوٹ نہ سکے، کیونکہ انہیں میری بیوی کو کوٹھے میں بیچنا تھا، اور اگر ان کے اندر ڈیفیکٹڈ آ جاتا تو ان کی اینجل کی اصل قیمت نہیں ملتی۔ انہوں نے میری بیوی کا اپنی نفرت، اپنی انا کے لیے سودا کر دیا۔ آدی کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہوتے جاتی، مگر پھر بھی وہ بول رہا تھا، جبکہ سہیل مراد اور زید مراد کو جیسے سب کچھ سن کر سکتا ہو گیا تھا، اور سنا نے شدید ضبط سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بیچ لی تھے۔ جس راڈ سے اینجل کو پیٹا گیا تھا اس میں کیل لگی ہوئی تھی، جو کہ اس کی ٹانگ میں گھس گئے تھے، اور زخم ہڈی تک پھیل گیا تھا، جس سے پیر کی ہڈی گل گئی تھی، اور میری اینجل معذور ہو کر ویل چیئر پر آ گئے۔ اب کی بار آدی نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے صاف کیا تھا، پھر وہ میوش کی طرف گم گیا تھا۔ افسوس ممی، جن مہروں کے سہارے آپ نے یہ گیم شروع کیا تھا وہ مہرے بہت ہی کمزور نکلے۔ آپ کا یہ بانجا رضوان، یہ تو بہت ہی غیر ذمہ دار اور دھوکے باز انسان ہے، اس نے آپ کا ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں کیا۔ میری بیوی 2 سال پہلے کوٹھے پر پہنچنے سے پہلے ہی اس کے آدمی کی گرفت سے بچ نکلی تھی، اور 2 سالوں سے یہ آپ کو دھوکہ دیتا آ رہا تھا کہ اینجل آپ بھی ملتان کے اسی کوٹھے پر موجود ہے جس پر انہیں بیچا گیا تھا، اور آپ بھی بے فکر تھی کہ چلو اچھا ہے میری بیوی کو بیچ کر اب آپ کی بانجی کے لیے راستہ صاف ہو چکا ہے، مگر دیکھیں نا، اس کی لاپرواہی کی وجہ سے آج اینجل پھر میرے ساتھ موجود ہے، اور نہ صرف یہ خود بلکہ میرا بیٹا بھی ان کے پاس باخیریت و عافیت ہے۔ بابی آئس کو لے کر تو آئیں، ممی کو ان کے پوتے سے ملواؤں۔ آدی کی آواز نہیں تھی، سور تھا جو آج میوش افندی کے کان میں پھونکا جا رہا تھا۔ وہ بالکل کم سے کھڑی بس ٹک ٹک اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اور اس کی آخری بات انہیں جیسے زوردار کرنٹ لگا تھا۔ تبھی صفین آئس کو لے کر باہر آئی تھی۔ آدی نے جھک کر آئس کو صفین کے گود سے لیا تھا، تبھی میوش کی نظر آئس کے چہرے پر تھی۔ انہیں لگا تھا کہ ان کے سبب پورے گھر کی چھت آگ گری تھی، یا کسی نے ان کے وجود کو بم کے ساتھ باندھ کر ان کے وجود کے پریچے اڑا دیے تھے۔ آدی کی گود میں موجود بچہ ہو بہو آدی کی شکل تھا۔ کوئی انجام بھی ان دونوں کو دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ دونوں باپ بیٹے ہیں، جبکہ میوش تو پھر بھی آدی کی ماں تھی۔ وہ ان کے ہاتھوں میں پل کر جوان ہوا تھا۔ اس کی نظروں کے آگے آدی کے بچپن کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ گھوم گیا تھا۔ وہ بچہ آدی کی زیروکس کاپی تھا۔ انایا اور عائزہ تیزی سے آدی کے پاس گئی تھی۔ انہوں نے آدی کے گود میں موجود آئس کو جبڑ کر اسے لیا تھا، اور پھر اس کو دیکھ کر وہ دونوں بہنیں بھی ششدر آ گئی تھی۔ انایا تو چٹا چٹ بھتیجوں کو پیار بھی کرنا شروع کر دیا تھا۔ عائزہ نے بھی بھتیجوں کو چومتی بہن کے ہاتھ سے بےتابی سے آئس کو چھین لیا تھا، اور حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی، جبکہ آدی اب زروش اور نکاح کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ زروش آنٹی، ویسے دل تو بالکل نہیں چاہ رہا آپ کو آنٹی کہنے کا، مگر آپ زبان کھلوانا پسند کریں گی یا پھر میں آپ کی زبان اپنے طریقے سے کھلواؤں؟ آدی نے زروش کو دیکھ کر دھمکانے والے انداز میں کہا تھا، جو سہم کب کو دیکھنے لگے تھے۔ فہم کے فلیٹ میں 2 دن سے ان کی اور نکاح کی زبردست پٹائی ہو رہی تھی، اور وہ جان چکی تھی یہ سب آدی کے کہنے پر کیا جا رہا ہے۔ ہاں ہاں، میں بتاتی ہوں آدی،
भाई जान, मैंने और आपी ने मेरोसा को किडनैप करवाया था। मैंने उसे रिजवान का बदला लेना चाहती थी। आपने सबके सामने आपी को घर से निकलवाने की धमकी देकर उनकी जो बेइज्जती की थी ना, आपी को भी इसी बात का उसे बदला लेना था। इसलिए हमने मेरोसा को किडनैप किया और रिजवान की मदद से उसे मुल्तान के एक कोठे पर भेज दिया। घरिया कोठे पर पहुंचने से पहले ही वो भाग गए। रिजवान ने ये बात हमें बता दी थी, मगर आपी के गुस्से की वजह से उसे उनसे झूठ बुला के मेरोसा उसको उसने बेच दिया है। जरोश ने हल्काते हुए सबको बता दिया था। तभी मैविश ने गर्दन मोड़ का साथ चौकी कैफे में बड़ी बहन को देखा था, यानी आज भी वो उनके खिलाफ थी। अब आदि रजवान के पास आया था और एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मारा था। रजवान को दो लोग मजबूती से पकड़े हुए खड़े थे। वो आदि के लोग थे जो कि रजवान की 2 दिनों से बुढ़ना से धुलाई कर रहे थे। बोल कमीने, सच बताएगा या दोबारा तेरी दोनों टांगे तोड़कर तुझे हमेशा के लिए मोहताज कर दूं। आदि रजवान का गिरबान पकड़कर गुड़ाया था और रजवान डर का स्वभाव में सर हिलाने लगा था। बताता हूँ आदि, मगर मुझे मारना मत प्लीज। अंकल, मैंने अपने आदमियों के साथ मेरोसा को मुल्तान के कोठे पर बेचने के लिए भेजा था, मगर इन दोनों चोट की वजह से खुद नहीं जा सका था, इसलिए मैंने ये काम अपने भरोसामंद बंधु को दिया था। मगर ये मुल्तान पहुंचकर एक चेक नाके पर मेरे आदमी को धोखा देकर निकल भागे थे। हमने इसे बहुत जगह ढूंढा था, मगर ये कहीं नहीं मिली। और जब आंटी ने मुझसे पूछा तो मैंने उनसे कह दिया कि मिरोसा को हमने बेच चुकी हैं। उन्होंने बाद में मुझसे कई दफा कहा कि मैं मिरोसा की वीडियो वगैरह बनाकर उनको दिखाऊं कि ये कोठे पर किस तरह की जिंदगी गुजारी है, मगर मैं हर बार उनसे झूठ बोलता रहा। और आखिर में मैंने उनसे ये कहकर जान छुड़ा ली कि मुल्तान के जिस कोठे पर मैंने मिरोसा को बेचा था वो अब वहां पर नहीं है, बल्कि उसे आगे न जाने किसके हाथों बेच दिया गया है। 2 सालों में ये बात दब गई थी। और इस दिन आदि के साथ जब मैं 2 साल बाद मिरोसा को देखा तो मुझे हैरत का झटका लगा था। मुझे लगा अब आंटी को सब पता चल जाएगा और वो मुझे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मिरोसा अब आदि के साथ ही थी और मैं चाहते हुए भी उसे आदि की गिफ्ट से दोबारा निकाल कर नहीं लेकर जा सकता था। इसलिए मैं अंकल के पास पैसे लेने चला गया ताकि मैं पैसे लेकर मुल्क से बाहर भाग सकूं और आदि समेत आंटी की भी गिफ्ट से बच जाऊंगा। मगर उसी दिन रेड लाइट एरिया में पुलिस की रेड हुई थी और पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया था। वहां से एक दोस्त ने मुझे छुड़वाया, मगर बदकिस्मती से मैं जिससे बचकर भाग रहा था उसने मुझे पकड़ लिया, यानी मैं आदि के हाथ ला गया और तब से मैं उसकी कैद में हूँ। रजवान के खामोश होते ही सनान आगे बढ़ा था और एक जोरदार थप्पड़ रजवान के मुंह पर मारा था। एक बहन का भाई होते हुए भी इतनी नीच हरकत की तूने। अगर कोई तेरी बहन के साथ ये सब करता तो क्या करता तू? सनान ने रजवान का गिरबान पकड़कर धरा था। उसके जैसे बेगैरत लोगों को उस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता सुनान, क्योंकि ये लालच में अंधा होकर इतना गिर चुका है कि ये अपनी ही शादीशुदा बहन की शादी मुझसे करवाना चाहता था। अनिका ने एक खुफिया निकाह किया हुआ है, उसके बाद भी ये पैसे के लिए उसकी शादी मुझसे शादी करवाने पर बाजिद था। आदि के इंकशाफ पर मैविश समेत बाकी सभी शस्त्र रह गए थे, जबकि जरोश और अनिका सबसे नजरें चुराने लगी थी। आदि ने आगे बढ़कर सुनान से रजवान का काला छुड़ाया था और रजवान को अपने आदमी के साथ वापस भेज दिया था। साथ ही उसने सुनान के कंधे पर हाथ रखकर थपथपाया था, जो गुस्से से गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तभी शारिया साहब ने गुस्से से आगे बढ़कर महविश का बाजू पकड़ा था। क्या यह सब सच है महविश बेगम? उन्होंने गरजते हुए बीवी से पूछा था। वो शायरी, मैं बोलते बोलते महविश की जुबान लड़खड़ाई थी। हाँ या ना? वह गरज कर बोले थे। हाँ। चटा चटा महविश के हाँ बोलते ही शारिया साहब ने एक के बाद एक जोरदार थप्पड़ इनके मुंह पर दे मारा था। थप्पड़ पड़ते ही महविश जोर से पीछे गिरी थी और हैरत से अपने गाल पर हाथ रखते छोड़ कर देखने लगे थे। जलील औरत, मैं बहुत पहले से जानता था कि तुम एक हासद, शर पसंद और मगरूर फितरत की औरत हो, मगर ये नहीं जानता था कि तुम इतनी नीच और गिरी हुई भी हो सकती हो। मुझे आज समझ आया कि मेरी मम्मा क्यों मरते दम तक तुमसे खुश नहीं थे, क्योंकि वो तुम्हारी फितरत को बहुत ही अच्छी तरह पहचान चुकी थी। वो जान चुकी थी कि तुम कभी किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकती। बस मैं ही आंधा था जो तुम्हें पहचान ना सका। मैं समझता था कि लाख तुम अपनी जाति के घरों में मुतलाओ, मगर फिर भी थोड़ी बहुत इंसानियत तो तुम्हारे अंदर मौजूद होगी ना। मगर नहीं, मैं गलत था। तुम तो वो नागर बन चुकी हो जो भूख लगने पर अपने ही बच्चों को खा जाती है। तुम भी अपनी बेटी की खुशियों को खाने वाली ऐसी ही नागन हो। इस बच्ची के साथ इतना बुरा करते हुए तुम्हारा कलेजा ना कांपा? एक बार भी नहीं सोचा तुमने कि तुम्हारी 2 बेटियों की माँ हो, जो कुछ तुम अपनी बहू के साथ कर चुकी हो। अगर यही सब तुम्हारी बेटियों के साथ कोई करता तो? डर नहीं लगा तुम्हें अल्लाह के अजाब से कि कहीं तुम्हारी बदअमालियों की सजा मेरी बच्चियों को ना मिल जाए? मगर तुम्हें डर लगता भी क्यों? तुम तो जानती थी कि मेरी बेटियां मेरे भाइयों के घर में खुश व खुर्रम जिंदगी गुजारी हैं, हमारी आंखों के सामने मौजूद है, इसलिए तुम उनकी तरफ से बेफिक्र थी। लेकिन अगर यही सब अनाया या आजा के साथ होता तब तुम्हारे दिल को ठेस लगती, तब तुम्हें इस पाकज़ात से डर लगता, तब तुम्हारा गरूर टूट का टुकड़े टुकड़े होता।
तुम्हें आहर गरूर किस बात का है? हाँ, किस बात की अना है तुम्हें? हो क्या तुम? महविश अफंदी, अगर तुम्हारे नाम के आगे से लगा हुआ ये सर नेम हटा दिया जाए तो क्या वैल्यू है तुम्हारी? नथिंग। सिर्फ जीरो हो तुम, जीरो। पहले भी जीरो थी और अभी अपने नाम के साथ जुड़ा मेरा ये नाम हटते ही तुम दोबारा से महविश अफंदी से महविश फारूक बन जाओगे। इस मिडिल क्लास छोटे से टूटे फूटे घर में रहने वाली महविश फारूक, जिसे तुम्हारी ये हाई सोसाइटी में रहने वाली बहनें दो वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकती, जिन्हें तुम सालों से मेरी हक हलाई की कमाई खिला रही हो। तुमसे शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी महविश। मम्मा ने मुझे समझाया था कि पापा के मरते ही ये रिश्ता तोड़ दो, मगर मैं अपने बाप की तरह अंधा हो गया था, जिन्हें तुम्हारे चालबाज बाप ने अपने मकरो फ्रेम में फंसा लिया था। और मेरे बाप के बाद तुमने भी अपने बाप की तरह मुझे मेरे गिर्द जाल बुनना शुरू कर दिया था। मैं ही बेवकूफ था, नादान था, जो अंधा बना रहा। शादी गाली तुमसे और शादी के बाद कदम कदम पर तुम्हारी ये हास्ताना और मगरूर फितरत बाबा मेरे सामने आई थी, मगर मैं नजरअंदाज करता रहा और तुम्हारा बढ़ावा मिलता गया। मगर बात जब अब मेरी हालत तक थी, मैंने बर्दाश्त किया। पहले अपनी इज्जत के लिए, बाद में अपने बच्चों के लिए मैं सब कुछ सहता रहा, लेकिन अब बात मेरे बच्चे की जिंदगी पर आ गई है। अब मैं तुम्हारी ये हकमियत और फरगोनियत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुमने सिर्फ अपनी जिद, झूठी अकड़ों और अना को बरकरार रखने के लिए मेरे बेटे के खानदान की इज्जत का सौदा काट दिया। 2 साल सबसे झूठ बोलती रही कि मिरोसा घर से भाग गई है। साजिश तुमने की और गुनाहगार मेरी बहू को ठहरा दिया, मजबूर कर दिया तुमने इस महविश बेगम। बहुत ही बड़ा गुनाह किया है तुमने, मगर की सजा मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल कर दूंगा। मैं शहर अफंदी बगामी होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, शहरिया साहब ने एक बार बोला था। तभी महविश के साथ अनाया भी जोरदार चीख गूंजी थी। उसने लपका बाप के मुंह पर हाथ रखा था और नफी में सर हिलाया था, जबकि जाविया शाह, रिहान शाह और फरमान ने भी शाहरिया साहब के कांधे पर हाथ रखा था। नहीं शाहरिया, चुप हो जाओ। जाविया शाह ने नफी में सर हिलाया था। डैड प्लीज ऐसा मत करें। आजा ने भी रोते हुए बाप के सामने हाथ जोड़ दिए थे, मगर शाहरिया साहब इस वक्त किसी की सुनने के मूड में नहीं थे। और मेरोसा, जिस पूरे अरसे सर झुकाए जुहेब मुराद के गले लगी बैठी थी, उसने सर उठाकर आदि को देखा था और अपना हाथ आदि के हाथ में देकर उठने का इशारा दिया था। तभी आदमी मिरोसा के इशारा करने पर धीरे धीरे चलता उसके पास आकर खड़ा हुआ था। उसने अपना हाथ मिरोसा के सामने फैलाया था। उसका हाथ थाम कर उठ खड़ी हुई थी और धीरे धीरे चलती हुई शाहरिया साहब के सामने जा खड़ी थी। डैडी जी, आप भी वही गलती करने जा रहे हैं जो उन्होंने की थी। गुस्से में एक गलत फैसला करने रहे हैं, उन्हें माफ कर दें। मिरोसा की बात सुनकर शाहरिया साहब ने उसको देखा था और सामने ही एक कोने में शर्मसार सी खड़ी महविश को भी उसे देखने लगे थे। बहुत बड़ा ज़र्फ है तुम्हारा बेटा, मगर इस औरत पर रहम मत करो, ये इस काबिल नहीं है। शाहरिया साहब गुस्से से महविश को देखा था, जो इस वक्त पूरे खानदान के अलावा अपने बच्चों और शोहर के होते हुए भी बिल्कुल अकेली एक तरफ कोने में खड़ी आंसू बहा थे। प्लीज डैडी जी, बुराई को बुराई से नहीं मारा जाता, अच्छाई से उसे खत्म किया जाता है। अपने दिल को बड़ा करना पड़ता है। ये ठीक है कि मैं उम्र भर उन्हें माफ नहीं कर सकूंगी, क्योंकि मैं इतनी अजीम नहीं हूँ, मगर आप उन्हें माफ कर दें अपने बच्चों की खातिर। ये आपके बच्चों की माँ है और उम्र की इस आखिरी दौर में उन्हें ऐसी सजा मत दें। मिरोसा ने एक नजर अपने पास खड़े हुए आदि, उनसे कुछ दूर खड़ी हुई अनाया और आयजा को देखा, जो डुबडुबाई हुई आंखों से उसे देख रहे थे। देखा देखा तुमने कमजोर फोर्ट, जिस लड़की पर तुमने जुल्म डालने की इंतहा कर दी, आज वही तुम्हारी डाल बनकर मेरे सामने आ खड़ी हुई है। तुम इस लायक तो नहीं हो, मगर मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज करते तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। मगर हाँ, आज से तुम मेरे घर में नहीं रहोगे। मेरे बच्चों और मुझसे आज से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। आज से तुम अपनी बहन, भांजे और बांजी के साथ सुकून से रहो, क्योंकि हमेशा से मुझसे और मेरे बच्चों से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी में यही लोग जरूरी रहे हैं। इसलिए अब अपनी बाकी मानदार जिंदगी तुम इन्हीं लोगों के साथ गुजारो। शाहरिया साहब कतियत से कहते हुए बाहर जाने लगे थे, तभी मिरोसा ने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया था। डैडी जी प्लीज, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मैं पहली बार आपसे कुछ मांग रही हूँ। मुझे पता है कि शरीक के सफर के बिना जिंदगी का ये लंबा सफर अकेले तय करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने बचपन से अपने डैड की अकेली वीरान जिंदगी को देखा है। अकेलेपन के इस अजाब को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैं खुद को भी इस कर्ब से गुजर चुकी हूँ, इसलिए इस अजियत को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप इस उम्र में अपनी जिंदगी को तनहा कर लें। मैं दोबारा यहाँ पर रिश्ते तोड़ने नहीं आई। अपना फैसला मैंने खुदा पर छोड़ दिया और अल्लाह ने मुझे मायूस नहीं किया। मेरे दामन पर लगा हुआ बदनामी का दाग आज मेरे शोहर ने सबके सामने मिटा डाला है। अपने बेटे की वजह से मैं आप सब के, अपने मम्मा पापा, डैड, अपने भाई बहनों के पास वापस आ गई हूँ। उससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे किसी को सजा नहीं देनी, किसी को किसी से अलग नहीं करना, वो चाहे आप हों या हालिब भाई, रकीम भाई और फहीम भाई, जो कल से अपनी बीवियों की नाराजगी से आ रही हैं। मिरोसा की पापा जाविया शाह, जो गोश उसकी बात सुन रहे थे, अचानक चौंक गए थे।
रिहान शाह और फरमान साहब भी हैरत से देखने लगे थे, जबकि हालिब फहीम रकीम के साथ मजीद झुके थे। ये क्या कह रही हो बेटा, कौन सी नाराजगी, क्या हुआ, क्या इन लोगों का झगड़ा हुआ है? रिहान शाह ने हैरत से मिरोसा से पूछा था और तभी उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार देखकर आदि ने जल्दी से रूहान को आवाज देकर चेयर मांगी थी, जो कि चेयर के पास ही खड़ा था। रूहान जल्दी से चेयर खींचकर मिरोसा के पास लेकर आया था और आदि ने एहतियात से चेयर पर बिठा दिया था। फिर मिरोसा ने एक नजर हालिब, रकीम और फहीम के झुके सर पर डालकर रिहान शाह की तरफ मतवज्जो हो गए थे। चाचू, मैं 2 साल पहले मुल्तान पहुंची थी, मगर मेरी किस्मत और मेरी मम्मा पापा डैड के साथ आप सबकी दुआएं मेरे साथ थी, इसलिए मैं किसी गलत जगह पहुंचने से पहले ही रास्ते से भाग निकली थी। ग्रैनी मेरी फुप्पो हैं, वो यहीं पाकिस्तान में हमारे साथ ही मुराद हाउस में रहती हैं। उन्होंने हमें पाला भी है, लेकिन हमारी शादी से पहले ही वो मुल्तान अपने शोर के घर पर शिफ्ट हो गए थे। मैं जब इन लोगों से बचकर भागी तो उसी दिन ग्रैनी से जा टकराई थी। तभी से मैं उनके साथ ही मुल्तान में रह रही हूँ। आयस भी वहीं पर पैदा हुआ। आयस का पता चलते ही मैंने आदि से कंटेंट करना चाहा था, उनका पुराना नंबर बंद था। फिर मैंने अफंदी इंडस्ट्रीज कॉल किया, मगर तब भी मेरी बात आदि से नहीं करवाई गई। मेरा मसला ये है कि मुझे नंबर ज्यादा नहीं याद होते। आदि के सिवा मुझे बस सफीन का नंबर याद था, इसलिए सब तरफ से नाकाम होकर मैंने सफीन को कॉल किया था। हाली भाई ने मेरी कॉल पिक की थी और जब मैंने उनको सब सच बताना चाहा तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और ना ही आदि से मेरी बात करवाई। फिर फहीम, रकीम भाई को भी अपने साथ कार पर शामिल कर लिया। इन तीनों ने मिलकर मुझे धमकी दी कि मैं दोबारा आदि की जिंदगी में वापसी की कोशिश की या अपने माँ बाप बहनों के सिवा किसी और से भी कंटेक्ट करने की कोशिश की तो ये तीनों मेरी बहनों को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। मिरोजा की बात सुनकर जानवर ने दोनों हाथ सीने पर रखे थे। फातिमा का मुंह हैरत से खुल गया था और रिहा ने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया था, जबकि उनके वालिद साहिबान के सिवा शहरिया साहब भी हैरत व गुस्से से इन तीनों को गद्दू को घूरने लगे थे। आदि को भी एक बार फिर इन तीनों पर शदीद तैश आया था। ये लोग इस वक्त शदीद गुस्से में थे क्योंकि ये हकीकत नहीं जानते थे, इसलिए मुझे उनसे भी कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने जो किया अपने दोस्त की मोहब्बत में किया। आप सब भी उन्हें माफ कर दें और सफीन, सनम, आशा, तुम लोग भी उनका माफ कर दो। मिरोसा अपनी बात कहकर चुप हो गई थी, जबकि इन तीनों के वालिद साहिबान के साथ अब वालदा साहिबा भी इन तीनों के झुके हुए सरों को शर्मबार नजर से देख रहे थे। इतनी जल्दी भी क्या है मेरे बच्चे, ऐसे कैसे माफ कर दें? अभी तो अपने तेज दिमाग वाले बच्चों को उनके कारनामों का इनाम तो दे दें। अब लोग इतने बड़े हो गए हैं कि खुद ही सारे फैसले लेने लगे हैं और अपने माँ बाप का भी बाप बनना चाह रहे हैं। फरमान साहब तंजिया मुस्कुराते हुए मिरोसा से बोलते और फिर तीनों वालिद साहिबान ने एक दूसरे को देखकर आंखों आंखों में कुछ इशारा किया था और जाविया शाह गला खनखाते हुए इन तीनों के सामने आ खड़े हुए थे।